ये लो मैडम। थैंक यू। और तू जल्दी कर, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। जी हाँ। मम्मा देखो ना, मुझसे टाई नहीं बंध रही। लाओ मैं बांध देती हूँ। विक्रम, तेरे ये गंदे सॉक्स की स्मेल यहाँ तक आ रही है। और तुझे कितनी बार बोला है कि गीला टॉवल बेड पे मत रखा कर, पूरे घर को सड़ा के रखा है। दीदी बार बार सुनाया मत करो, ये घर संभालना ना औरतों का काम है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुम ऑफिस में आराम से बैठी रहती हो, मुझे घूमना पड़ता है, सेल्स का जॉब है मेरा। वो तो अच्छा है कि ऑफिस के काम से तुम 15 दिन घर से बाहर रहते हो, फिर भी घर की ये हालत है। अगर पूरा टाइम घर पे रहोगे ना तो पड़ोसी भी बोलते हैं कि घर में कितनी बदबू है। माँ, कल मामा ना किचन में जूते पहन के आए थे। नहीं ऐसा नहीं, मैं काम कर रहा था। चुप बैठ ना, तू चुप बैठ। मैं देखती हूँ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? वेजिटेरियन लोगों की सोसाइटी है, यहाँ पे कोई चिकन नहीं लाता। किसने किया होगा? कौन है? हाँ, कौन है? कौन है वहां पे? वॉचमैन ऊपर आओ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, किसी गंदे लोगों ने किया होगा। तुम ध्यान मत दो, जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। गुणीराम, गुणीराम। यस मैडम। कौन आया था सुबह जिसने मेरे घर के बाहर वो कटा हुआ मुर्गा डाला? मैडम वो मैं तुम्हें तो कुछ पता होता ही नहीं है ना, बस खुली आंखों से सपने देखने की आदत है यहाँ पे। मैडम उस वक्त मैं टेरेस पे था, पानी चालू करना। अच्छा। और उस दिन कहाँ पे थे? वो मेहता जी के साथ जो कुछ हुआ, सौरभ को चॉकलेट के बहाने से वो लोग सोसाइटी से ले गए। कहाँ पे थे तुम? मैडम उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक से बढ़कर एक बहाना है ना तुम्हारे पास, काम करने की तो इच्छा ही नहीं है तुम्हें। नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते तुम? बस बैठकर खाने की आदत पड़ गई है सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोल के देखो। वाह, वेज। वाह, फोटो फ्रेम। पर ये किस खुशी में? ये तुम्हें खुश देखने की खुशी में। एक बार शादी हो जाने दो, एक बार बहुत सरप्राइज मिलेंगे। शादी हुई नहीं है अब तक, पहले हो जाने दो। और वैसे भी ये ऑफिस है, यहाँ पर इतना रोमांटिक होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक मिनट। हेलो, कौन हो ये जानकर क्या करोगी मैडम? आपके लिए खबर यह है कि आपका बेटा जो फ्यूचर सक्सेस क्लास में पढ़ता है, अभी 10 मिनट बाद उसका क्लास छूटेगा। उसके बाद वो सीधा हमारे कब्जे में होगा। बचा सकती हो तो बचा लो अपने बेटे को। कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? राजेश, राजेश मुझे अभी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? किसका फोन था? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन फोन किसका था? अरे चलो जल्दी। प्रिया, ट्यूशन छूट गई? हाँ मैडम, बस अभी छूटता ही है। आदि, आदि तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? क्या हो मम्मा? कुछ नहीं, चल। आदि अभी सो जा, बहुत लेट हो गया, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। मम्मा, आपको पता है आज मैंने ऐसे लिखा, माय फादर माय हीरो। पापा कैसे थे? क्या वो क्रिकेट खेलते थे? बहुत अच्छे थे,
बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पता है, क्रिकेट भी बिल्कुल सचिन की तरह खेलते थे। क्या वो मुझे प्यार करते थे? हाँ, बहुत प्यार करते थे। फिर वो हमें छोड़ के क्यों गए? क्योंकि भगवान जी को उनकी जरूरत हमसे ज्यादा थी। मम्मा, जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कितना बड़ा था? बहुत छोटा था। आदि, अब और सवाल नहीं है, सो जा। नूर नजर लख्त जिगर, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, रहती दुनिया के ताक के लिए। क्या बोला आपने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कहाँ समझ आया, बस रट लिया तुम्हें खुश करने के लिए। अच्छा सुनो ना माधुरी, हम कहीं दूर चलते हैं। अच्छा, कहाँ ले जाओगे मुझे? किसी वादियों में चलेंगे। अच्छा, लेकिन पहले संभल के गाड़ी तो चला लेना। अच्छा अच्छा, वो क्या हुआ? रेशमा, आदि स्कूल से आ जाए तो उसे सब्जी रोटी खिला देना, ठीक है? और कितनी भी जिद करे उसे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देना। ठीक, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। हाँ। मिसेस देसाई, यार फिर किसी ने, आप ठीक हो? मिसेस देसाई, मुझे चिंता हो रही है आपकी। कल यहाँ पर किसी ने चिकन काट के डाल दिया था, आज ये सांप यहाँ पर। देखिए, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं हूँ आपके साथ। मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मिसेस देसाई, हेलो, माधुरी देसाई, इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसके पति को गुजरे जमाना हो गया था और वो सारी जिम्मेदारियां अकेले उठा रही थी। नौकरी, घर, बच्चा सब अकेले कर रही थी। उसके अकेलेपन का फायदा उठाने के अलावा कोई था जो उसे डराने की कोशिश भी कर रहा था। कौन था ये और ऐसा क्यों कर रहा था? माधुरी एक मजबूत इरादों वाली पढ़ी लिखी औरत थी। क्यों वो अपने साथ हो रही इन घटनाओं की पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही थी? क्यों वो सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी? क्या ये उसकी कोई मजबूरी थी या फिर वो भी एक आम इंसान की तरह पुलिस के पास जाने से कतरा रही थी? वजह जो भी हो, वो एक अन्याय को, एक अपराध को शह दे रही थी। अपराध करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है, उसे सहन करने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी होता है, क्योंकि वो अपराध को बर्दाश्त करके उसे बढ़ावा दे रहा होता है, जो आज नहीं तो कल एक भयंकर परिणाम के साथ आपके सामने आता है। और यही गलती माधुरी ने भी की थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। आदित्य बाबा, तुम रो मत, चुप हो जाओ, आ जाएगी मम्मी। कहाँ है मम्मी? अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है ऑफिस के काम की वजह से लेट हो गई हो। हाँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, शायद रास्ते में ही हो मम्मी। माधुरी आई? नहीं साहब, इतनी देर हो गई, अभी तक मैडम घर पे नहीं आई। मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन भी बंद है। इतनी देर हो गई, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। माधुरी का फोन स्विच ऑफ है। विक्रम कहाँ है? वो तो दोपहर में ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे। मैंने उनको भी फोन किया था, लेकिन उनका भी फोन नहीं लगा। आदित्य, मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कब से फोन बंद है इनका? कल शाम से। और कल शाम को तुम्हारा भी फोन बंद था। मोबाइल की बैटरी लो थी, फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया। तुम इनके सगे भाई हो? हाँ सर। क्या काम करते हो? कंपनी में सेल्स ऑफिसर हूँ। काम की वजह से शहर से बाहर रहता हूँ। आखिरी बार कब देखा था तुमने माधुरी को? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त। अरे माधुरी का बेटा अब कहाँ है वो? घर पे
माया के साथ। तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं? हम 3 लोग हैं सर, और कोई नहीं। और तुम माधुरी के साथ ही काम करते हो ना? जी, मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। हम दोनों सेम रैंक पे काम करते हैं। तुमने माधुरी को सबसे आखिरी बार कब देखा था? कल दोपहर में साथ में लंच करने के लिए गए थे। अच्छा ये देखो, नए शादी का इनविटेशन कार्ड का सैंपल, इसे छपने दे। अच्छा है, पर इसका कलर थोड़ा सा मतलब। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। सॉरी राजेश, मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो रविकांत सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। सॉरी। मंसूड़े, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो अकेले ही अपना घर, नौकरी और बच्चा संभालती थी, शादी करने जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और फिर एक दिन वो कहीं गायब हो जाती है। सर, यह भी तो हो सकता है कि उसे किसी ने गायब कर दिया हो। और एक बात सर, ये राजेश और विक्रम, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन है। नजर रखो दोनों पे, और माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लो। माधुरी की सारी जानकारी, पर्सनल या प्रोफेशनल, मुझे चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने 10 साल के बच्चे को, कि जो बच्चा उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता हो, उसे अकेले छोड़कर कहीं चली जाए। और बंसोड़े, ये रविकांत की भी खबर लेनी होगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफर के बाद भी ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि उसने माधुरी को उसी वक्त बुलाया। हाँ, मैं ही रविकांत कुलकर्णी हूँ। कहिए। क्या आपने माधुरी को कल फोन किया था? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आपने माधुरी को फोन करके इतने अर्जेंटली बुला लिया? मैंने माधुरी को कोई फोन नहीं किया। लेकिन आप माधुरी को फोन करते थे, और अब जबकि वो आपके टीम में है ही नहीं, तो आप उसे फोन क्यों करते थे? इंस्पेक्टर, आई एम अ रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर। कोई राह चलता इंसान नहीं हूं मैं। क्या हम जिनके साथ काम करते हैं उनसे दोस्ती नहीं कर सकते? उनको फोन नहीं कर सकते? उनको फोन करने के लिए क्या आपसे एनओसी लेनी पड़ेगी मुझे? विक्रम बाबू, बाबा दूध भी नहीं पी रहा है। तुम कौन हो? साहब, मैं यहाँ काम करती हूँ और बाबा को भी देखती हूँ। कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो? 3-4 साल हो गए होंगे। काम के अलावा और क्या क्या करती हो? क्या साहब? नहीं, मैं सिर्फ काम ही करती हूँ साहब। क्यों, मैडम की बातें छुप छुप के नहीं सुनती? नहीं साहब, मैं तो अपना काम ही करती हूँ, लेकिन काम करते समय कभी गलती से सुनाई पड़ गया तो। पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब सा सुनाई दिया था तुम्हें? कुछ दिनों से कुछ अजीब सा ही हो रहा था साहब, जैसे कि दरवाजे के बाहर कटा हुआ मुर्गा मिला। तो तुम्हारी मैडम ने कंप्लेंट नहीं की? मेरे को क्या मालूम साहब, बड़े लोग क्या सोचते क्या करते। कौन कर रहा था ये सब? मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन मैडम को जरूर आइडिया था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैडम को आइडिया था? यकीन से नहीं कह सकती साहब, लेकिन उस दिन सांप मिला ना, उसके बाद। तुम ये अपनी बकवास हरकतें ना बंद कर दो अब। मैं सब कुछ जानती हूँ, और एक बात कान खोल के समझ लो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और हम दोनों के बीच जो कुछ भी था ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ मतलब सब कुछ। आप जानते हैं माधुरी को किसी पे शक था? साहब, पूछा भी तो बताती नहीं थी। समझती कहाँ थी मुझे कुछ। कितनी बार बताया था, इस समाज में रहना है तो कुछ कायदे हैं, कानून है, पर वो साहब, हमारे बीच में बातें कम, झगड़ा ज्यादा होता था। मजाक उड़ा रहे हैं मेरे लोग। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। क्यों, ऐसे क्या हो गया? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, मालूम है तुम्हें? हाँ, शादी करने चली है तुम्हारी बहन,
इतना बड़ा बेटा लेकर लोगों को क्या समझ ही नहीं आता क्यों शादी करना चाहती हो तुम? अपने बेटे के बारे में सोचने के बजाय खुद के शादी के बारे में सोच रही हो तुम। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये समाज। और ये शादी मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, ताकि उसे बाप का प्यार मिले। सौतेला बाप बड़ा प्यार करेगा ना उसे। राजेश दूसरे लोगों की तरह नहीं है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। और तू मेरी चिंता छोड़ और खुद की चिंता कर। मैंने आदित्य को देखा है, दूसरे बच्चों को उनके पापा के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। विक्रम, ये मेरी नहीं आदित्य की जरूरत है, और अपने बेटे की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन था जो माधुरी को परेशान कर रहा था? नहीं, क्योंकि जब भी उनसे पूछता था तो वो बोलती थी मैं संभाल लूंगी। रेशमा, फोन के अलावा कभी उनके साथ किसी का कोई झगड़ा सुना या देखा था? देखा नहीं था साहब, लेकिन सुना है बिल्डिंग के लोगों से। ऊपर वाले फ्लैट में जो अमर नाम का लड़का रहता है, 4-5 दिन पहले उसके साथ मैडम का जोरदार झगड़ा हुआ था। थैंक यू मिसेस देसाई, सच में हेल्प करने के लिए। नहीं तो मेरे सीए ने मेरे को जवाब ही दे दिया था। मैं टैक्स मैंने पूरा भरा है, पूरा। मिसेस देसाई, मुझे ना ये जो पेज है ना, ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया मुझे। ये जो फिगर है ना, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आई। ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है, और मैं सीए को हमेशा बोलता रहता हूँ भाई बता। उठ और निकल यहाँ से। निकल जा, वरना जूते मार के तुझे घर से बाहर निकालूंगी। निकल जा। जूते क्यों मिसेस देसाई? मैं तो अपनी फाइल के लिए। सुना नहीं? निकल जा मेरे घर से। अकेली औरत देख के फायदा उठाना चाहता है। मैं क्या कहता हूँ माधुरी जी, आप पुलिस को फोन लगाइए और इसको अंदर कराइए। नहीं, मैं टैक्स। दोबारा अगर मेरी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी मैं। दोबारा नहीं पूछूंगा। जो भी है सच तेरे मुंह से एक बार उगाल दे, मैं तो एक गर्मा गर्म चाय है ना तेरे थोबड़े से मारूंगा। ये आंखें फूट जाएंगी, किसी को ताड़ने के काबिल नहीं रहेगा तू। साहब मैं प्यार करता था उससे, मतलब वो मुझसे उम्र में बड़ी थी। मेरे को इस बात से कोई एतराज नहीं था साहब। मुझे लगा वो भी अकेली है और मैं भी। तो तूने सोचा तेरे झांसे में आ जाएगी? कहाँ है फोन? कहाँ है तेरा? साहब मेरा फोन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मेरा फोन पानी में गिर गया था साहब। जिस दिन माधुरी गायब हुई उसी दिन इसका फोन भी पानी में गिर गया। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरा फोन रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है साहब। बात छोड़े, पता करो। तो ये बता, जब उसने 4 लोगों के सामने तेरी इंसल्ट की, तुझे बुरा तो बहुत लगा होगा, बदला लेने का मन भी किया होगा। कैसे लिया तूने बदला? कहाँ रखा है उसे? मार दिया या जिंदा है? साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गुस्सा आया था मुझे, पर। रावड़े सर, अच्छे से सेवा करो इसकी, और उसके बाद खाना पीना बंद कर दो इसका। सर ये अमर सच कह रहा है, मैंने पता किया है। उसका फोन पानी में गिरने की वजह से रिपेयरिंग में। रेस्टोरेंट में जो फोन उसे आया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर मैंने माधुरी के कॉल रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन दे दी है। कंपनी ने डिटेल्स देने के लिए 48 घंटों का वक्त मांगा है। राजेश है जो शादी करने वाला है, भाई है जिसे बहन की कम समाज की ज्यादा चिंता है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। बॉस है जिसे दोस्त के गायब होने की पूछताछ पर भी गुस्सा आता है। क्या हम जिनके साथ काम करते हैं उसे दोस्ती नहीं कर सकते? अमर प्यार के नाम पर हवस पूरी करना चाहता है। ये जो फिगर है ना, ये मंसूड़े, इन चारों में से कोई भी मासूम नहीं है। सब पे नजर रखो। जिसे माधुरी फोन करती है, जो माधुरी को फोन करके डराता है, सबकी डिटेल्स निकालो। माधुरी को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे। पुलिस के लिए केस एक पहेली बनता जा रहा था। शायद कुछ और परतें थी जिनका खुलना अभी बाकी था। पुलिस को कई लोगों पर शक था, क्योंकि माधुरी के पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते आपस में उलझे हुए थे। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। वो बेतहाशा उस सिरे की तलाश में थी जो इस कहानी को सीधा बयां कर सके। सर माधुरी की कॉल डिटेल्स आ गए। ये रविकांत, उसने भी उस दिन माधुरी को कोई कॉल नहीं किया। लेकिन सर ये एक नंबर है जिस नंबर से पिछले हफ्ते माधुरी को कई बार कॉल आया था, और माधुरी ने भी इस नंबर पर कई बार कॉल किया था।
मतलब रेशमा ने मरा हुआ सांप मिलने के बाद फोन पर जिस झगड़े की बात की थी, ये वही नंबर है। इसी पर माधुरी को शक था। अजीब बात है कि माधुरी को सब कुछ पता होने के बावजूद माधुरी ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। तावड़े, हाथ यहाँ। सर। तावड़े, मुझे मार्क किए हुए नंबर्स के डिटेल्स चाहिए, A to Z। ओके सर। पंचोड़े, माधुरी के इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पूछताछ करो, वहां कुछ ना कुछ पक्का हाथ लगेगा। हम गरीब बड़े लोगों की बात क्या बताएंगे साहब, सब एक जैसे। ये लोग मुर्दी की जेब से भी पैसा खींच लेंगे। मतलब माधुरी भी रिश्वत लेती थी? अरे नहीं सर, माधुरी ने कभी रिश्वत नहीं ली, ये तो सारी बनाई हुई बात है। वैसे भी आपको तो पता होगा, इनकम टैक्स वाले बदनाम है इस चीज के लिए। शायद किसने ली हो, लेकिन माधुरी ऐसी नहीं है। शी इज अ क्लीन ऑफिसर। साहब, रविकांत सर पागल थे एकदम मैडम के लिए, उन दोनों का लफड़ा भी चालू था। बकवास है, झूठ है ये सब। कोई अगर अपने कलीग के साथ कॉफी पी ले, खाना खा ले या हंसकर बात कर ले, तो ये लोग कहने लगते हैं इन दोनों का चक्कर चल रहा है, अफेयर है इन दोनों का। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसका ऐसा रिकॉर्ड होता तो मैं क्यों उसके साथ शादी करता? सर माधुरी देसाई को जिस नंबर से फोन आता था उसी का दूसरा नंबर है, उसी के नाम पर रजिस्टर है। देखिए, ये तो तय है कि यह नंबर वो खुद यूज नहीं करती थी, हो सकता है किसी को लेके दिया हो। पता करो माधुरी के डॉक्यूमेंट्स में किसने और कहां से कार्ड खरीदा था। ओके सर। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे ये पता चलता है कि कोई राखी मल्होत्रा जो एक शिपिंग कंपनी की मालकिन है, उसके साथ माधुरी का झगड़ा चल रहा था। अब इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ ऐसे लोगों के झगड़े होते ही रहते हैं। क्या आप मुझे राखी मल्होत्रा का नंबर दे सकते हैं? जी। एक जिम्मेदार इनकम टैक्स ऑफिसर लापता है और आपको उससे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। जिम्मेदार माय फुट। आपको जो पूछना है जल्दी पूछिए, मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। हम हमारा काम हमारे अपने तरीके से ही करेंगे। आप ये बताइए, माधुरी देसाई के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था? किस वजह से आप दोनों में अनबन थी? शी इज अ करप्ट ऑफिसर। वो कोई जिम्मेदार ईमानदार नहीं है। क्या हुआ था आपके बीच? मेरी उसके साथ पहली बार तब मुलाकात हुई थी जब मेरे घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था। मेरे सारे ड्यूज क्लियर है, फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये नोटिस किस बात की आई है। रिलैक्स मिसेस मल्होत्रा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपकी फाइल। सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपकी फाइल तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये नोटिस आपको क्यों भेजा गया है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। तुमने उसको ये क्यों कहा कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है? देखो, तुम्हारा ईमानदारी का भूत जल्द से जल्द उतार दो। वो यहाँ से पैसे दिए बगैर जाने नहीं चाहिए। यस सर। क्या हुआ? मिसेस मल्होत्रा, आपके ऑफिस पे और घर पर रेड पड़ने की नोटिस है ये। क्या? लेकिन आप चाहे तो ये रेड आप रुकवा सकती है। अच्छा, और क्या कीमत लगेगी रेड रुकवाने की? बाहर एक नारायण टी स्टॉल है, आप जाकर कॉफी पीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए मैडम, आपको माधुरी मैडम ने भेजा है ना? हाँ। ये लो आपकी कॉपी और ये आपका बिल। 5 लाख रुपए लेने के बाद भी उसने मेरे घर पर रेड की। मेरा इसी बात से उससे झगड़ा हुआ था। काफी बढ़िया है। कितना हुआ? आपसे क्या लेना साहब पैसा? अरे नहीं, हम लोगों ने कॉफी पी है। बोलो कितना दूं? 5 लाख? बोल, माधुरी का पैसा तू किसके पास पहुंचाता था? वो पैसा मैं मैडम की बिल्डिंग के वॉचमैन गुनीराम को मिठाई के डब्बे में डालकर दे आता था। गुनीराम वो डब्बा मैडम को देता था।
सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू इतना डर क्यों रहा है? मैंने किया कुछ? मारा? नहीं ना? देख, तू सब कुछ सच सच बता दे, जो कुछ तुझे पता है उसे। मैडम के लिए डिब्बा आता था? हाँ साहब, मैडम के लिए रोज मिठाई का डब्बा आता था। एक दिन मैंने खोल के देखा तो मिठाई की जगह पैसे भरे हुए थे साहब। मैंने हिम्मत करके मैडम से बोला कि ये आपका मिठाई का डब्बा। मैडम, आपके पास रोज इतनी सारी मिठाई आती रहती है, अगर आप मेरे भी खर्चे पानी का कुछ देख ले तो। तूने डिब्बा खोल के देखा? इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुझमें? अपना काम तो ठीक से होता नहीं है तुझसे, और इधर उधर नजरें मारता फिरता है। चल जा, काम कर अपना, और जितना बोला जाए ना उतना ही किया कर। वॉचमैन है ना तू? तब तो तूने देखा ही होगा कि मैडम के पास कौन कौन लोग आते थे। कोई बड़े साहब भी आते थे? हाँ साहब, राजेश साहब मैडम से मिलने रोज आते थे। अच्छा, राजेश साहब के अलावा क्या ये साहब भी वहां पर आते थे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ये साहब भी आए थे, उसके बाद राजेश साहब आ गए, और ये साहब की गाड़ी देखकर मैडम के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए साहब। अरे उस रविकांत की गाड़ी तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है? Shame on you। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। सर, मुझे ये पता था कि रविकांत माधुरी के पीछे है, लेकिन ये नहीं पता था कि उन दोनों में अभी तक कुछ चल रहा है। इस वजह से मेरा और माधुरी का झगड़ा भी हुआ। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? वो यहाँ क्या कर रहा था? एक अकेली औरत का फायदा उठाने आया था। उसने हमेशा से ही खुद को मेरे ऊपर थोपा है, कभी नौकरी छीन लेने की धमकी देकर तो कभी प्यार जताकर। पर मैं उससे प्यार नहीं करती राजेश। वो मेरे जरिए रिश्वत लेता था और पैसे रखने की सेफ जगह की तरह मुझे इस्तेमाल करता था। पर मैंने अब उसको बता दिया है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, क्योंकि आदित्य को पापा की जरूरत है। अब मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। ट्रस्ट मी राजेश। रविकांत माधुरी का फायदा उठा रहा था, अपने पोस्ट का डर दिखाकर अपने इशारों पर नचा रहा था माधुरी को। मिस्टर राजेश, आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि आपको दोनों के बारे में पता था और फिर भी आप माधुरी से शादी करना चाहते थे? मुझे माधुरी में नहीं, उसके पैसों में इंटरेस्ट था। रविकांत सर जब हमारे ब्रांच में थे तब उनका आशीर्वाद था माधुरी। उन दोनों बहुत पैसे कमाए माधुरी ने। इसका मतलब आपके पास माधुरी को गायब करने या उसे मारने का मोटिव था? कोई फायदा ही नहीं था उसको गायब करके या मार के। ब्लैक मनी कहा है ये सिर्फ माधुरी जानती है, और माधुरी इतनी भी कमजोर नहीं है कि कोई उसे पूछे और वो बता दे। जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो ये सब करके फायदा क्या है? एक अकेली औरत अपने आत्मसम्मान के साथ जीने की जितनी कोशिश करती है, उससे दुगनी कोशिश इस सभ्य समाज में इंसान के रूप में छिपे भेड़िए उसे तार तार करने की करते हैं। माधुरी के आसपास भी ऐसे भेड़ियों की भरमार। रविकांत जो अपने ओहदे का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल करना चाहता था, दूसरा राजेश जो शादी के नाम पर उसके पैसे को अपना बनाना चाहता था, तीसरा अमर जिसकी आंखों में प्यार के नाम पर सिर्फ हवस दिखाई देती थी, और चौथा उसका भाई विक्रम जो भाई ना होकर कोई सामाजिक ठेकेदार बन बैठा था। एक और आदमी था जिससे माधुरी फोन पर बात किया करती थी। वो कौन है, उसका किस्सा क्या है, उसकी पहचान क्या है, कोई नहीं जानता था। शायद पुलिस से कोई बात अछूती रह गई थी जिसका फायदा उस आदमी को मिल रहा था। माधुरी के लापता होने की गुत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। पुलिस को राजेश पर शक था, लेकिन माधुरी के लापता होने के समय राजेश ऑफिस में ही था, और ये बात साबित कर रही थी ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। इस हताशा के दौर में पुलिस के हाथ एक उम्मीद लगी। मोबाइल कंपनी से माधुरी का अपडेटेड स्टेटमेंट आ गया था, जिसकी कहानी कुछ और ही थी। माधुरी 20 नवंबर को गायब हो गई थी, और उसके जिस फोन को हम 20 तारीख के बाद ऑफ मान रहे थे वो दरअसल 21 को ऑन हुआ था। अब क्योंकि माधुरी की बिलिंग साइकिल डेट 20 तारीख की है, इसलिए ये रिकॉर्ड हमें पहले नहीं मिल पाया। लेकिन इस नए स्टेटमेंट में यह साफ दिखाई दे रहा है कि माधुरी के मोबाइल से 21 तारीख को सुबह दुबई के लैंडलाइन पर कॉल किया गया था। उस वक्त माधुरी के फोन का लोकेशन माहिम था, और ये नंबर दुबई में किसी करीम काजी के नाम से रजिस्टर्ड है। वो दुबई में रहता है। अच्छी खबर यह है सर कि वो करीम काजी किसी काम की वजह से इंडिया आया है, और वो भी माहिम में ही रह रहा है। और दूसरी खबर यह है सर कि विक्रम के फोन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि माधुरी का फोन जब स्विच ऑफ हुआ था तो उसका भी मोबाइल लोकेशन वही था, माहिम।
ये इतना तबीयत पानी काफी है या और शिकायत करे तेरी? सर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन माधुरी माहिम में थी तू भी वहां था, क्या कर रहा था तू माहिम में? सर उसका चक्कर चल रहा था एक मुसलमान लड़के के साथ। खानदान की नाक कटवाना चाहती थी वो। कैसे बचाई तूने खानदान की नाक? क्या किया? मैंने सोचा उस लड़के को सबक सिखाता हूँ ताकि वो माधुरी को छोड़ दे। तो उस दिन जब वो रेस्टोरेंट से निकली तो जब तूने कुछ किया ही नहीं तो तूने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? क्या ये तेरी कहानी तू हमें अभी अभी ताजा पका के सुना रहा है? नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन जो किसी मुसलमान के साथ अपना मुंह काला कर रही है किसी को पता चले। तारीख तो याद नहीं है सर, लेकिन पिछले हफ्ते उसका फोन आया था, बोल रहा था कुछ पैसे की जरूरत है। आप फैजल को कैसे जानते हैं? फैजल मेरे भाई का लड़का है, मेरा भतीजा। कहाँ रहता है? इसी घर में रहते हैं। आप कहाँ गए हैं? हाँ, अभी रत्नागिरी गया हुआ। रत्नागिरी? उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ, फोटो है ना, देख लो। ये देखिए। फैजल, सच बोल रहा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल, अब जल्दी जल्दी सारा सच उगल दे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं माधुरी को नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे फोन का सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। आदित्य के किडनैपिंग की धमकी तूने ही दी थी ना? मैंने। आपके लिए खबर यह है कि आपका बेटा जो फ्यूचर सक्सेस क्लास में पढ़ता है, अभी 10 मिनट बाद उसका क्लास छूटेगा। उसके बाद वो सीधा हमारे कब्जे में होगा। किडनैपिंग? नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? 20 तारीख को माधुरी माहिम में थी, तू वहीं रहता है ना? हाँ साहब, लेकिन करीम काजी, जिसे तूने दुबई 21 को सुबह माधुरी के फोन से फोन किया था, क्या उसे भी नहीं जानता? बंसोड़े, इसकी इतनी धुलाई करो कि इसके शरीर में एक भी हड्डी साबुत न बचे। साहब मैं एक बिल्डर के लिए काम करता था, उसी के इनकम टैक्स सेटलमेंट के लिए मैं माधुरी से मिला था साहब। माधुरी थोड़ी अड़ियल थी। कुछ दिन मिलने जुलने के बाद हम दोस्त बन गए, फिर और नजदीकियां बढ़ी और कुछ वक्त के बाद हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। माधुरी मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं भी, पर अम्मी और अब्बू ने मुझे कसम दी और खाला की बेटी के साथ शादी करवा दी। जैसे मैंने शादी की, माधुरी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। मैं आज भी उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसको मिलने चला गया। फैजल, फैजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तुम चले जाओ यहाँ से। माधुरी मेरी बात तो सुन, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे नहीं रह सकता तुम्हारी बिन। फैजल मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम जाओ यहाँ से। देखो सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मेरे ही घर में आके मुझे धमकी दे रहा है? हाँ?
औकात क्या है तेरी? एक इनकम टैक्स ऑफिसर और बिल्डर के बीच का दलाल, यही औकात है तेरी। और अपने औकात के हिसाब से रह और निकल यहां से। निकल, निकल जा मेरे घर से। उसने मेरी इज्जत उतार दी। गुस्से से मेरा दिमाग पागल हो रहा था। मैं बदला लेना चाहता था साहब। एक दिन मुझे पता चला कि वो राजेश के साथ शादी कर रही है। ये सुनकर मेरा दिमाग और घूम गया। फिर उसी दिन मैंने उसको फोन किया। मैं राजेश के साथ शादी करूं या किसी और से, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लोनावला के होटल में हमने एक वीडियो बनाया था। एक कपड़ा नहीं था तेरे बदन पे। सोच, अगर वो वीडियो लोगों ने देखा तो राजेश तो छोड़, दूसरा कोई भी तुझे घास नहीं डालेगा। मैंने उसे माहिम बुलाई। वो घर नहीं आई, पर आते ही उसने वीडियो मांगना शुरू किया। मैंने वो टालने के लिए उसे कहा कि वो वीडियो मेरे गांव के मोबाइल में है। तभी वो गांव जाकर वो वीडियो डिलीट करना चाहती थी, ताकि ये किस्सा यही खत्म हो जाए। फिर हम गांव जाने के लिए निकल गए। मैंने भी यही सोचा कि ये किस्सा आज के आज ही खत्म हो जाए। अब क्या हुआ? लगता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उतरना पड़ेगा। जैसे ही उसका ध्यान मुझ पर से हटा, मैंने मौका देखकर वहीं से ही पत्थर उठाकर पीछे से उसके सर पे मार दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको वहीं नीचे वाले जंगल में ले जाके दफना दिया। बता, कहां दफनाया उसे? हमारे सभ्य समाज के सभ्य दिखने वाले मर्द एक अकेली औरत को देखकर अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब कुछ हाथ ना लगे तो बदनाम करने पर उतर आते हैं। माधुरी जिंदा नहीं है और शायद किसी को भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। राजेश अपने लिए पैसा कमाने का कोई नया अवसर ढूंढ लेगा। रविकांत को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजेश की वजह से वो पहले ही उसके चंगुल से बाहर निकल चुकी थी। फैजल को अपने किए की सजा मिली। अमर का माधुरी के लिए सच्चा प्यार भी हवा हो चुका था। विक्रम को अपनी बहन की मौत का दुख कुछ दिन जरूर रहा, पर वो आज फिर अपनी दुनिया और सेल्स की नौकरी में बिजी हो गया। दुख ने अगर किसी के अंदर खाई बनाई थी तो वो था नन्हा आदित्य, जिसके अंदर एक सूनापन बस गया था, जो आज भी स्कूल जाते वक्त टाई ना बंधने पर मां की तस्वीर के सामने शायद ये सोचकर खड़ा होता था कि माधुरी उसकी टाई बांधने कहीं से आ जाए। फैजल के साथ माधुरी का रिश्ता माधुरी और आदित्य की जिंदगी का ग्रहण बन गया, जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ये आदर्श अब सिर्फ जुमले बनकर रह गए हैं। लालच और अवसरवाद ने इंसान को अंधा बना दिया है। बिना सोचे समझे वो कोई भी जुआ खेलने को तैयार है, और इसी जुए ने माधुरी की जान ली और फैजल को खूनी बना दिया। अच्छी जिंदगी चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके अपनाकर अच्छी जिंदगी पाने की कोशिश जरूर गलत है। आज जरूरत है इंसान को अपने आप को टटोलने की, ताकि ऐसे हादसे टाले जा सके। विक्रम ने भी माधुरी के साथ रक्षाबंधन को सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाया। अगर वो उसकी भावनाओं, जरूरतों और मजबूरियों को समझने की कोशिश करता, उस पर शक करने की बजाय उसकी रक्षा करने की कोशिश करता, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। बुराई का अंजाम कभी भला नहीं हो सकता। बुराई की शुरुआत जरूर भले का वहम दे सकती है, लेकिन बबूल के पेड़ पर कभी फूल नहीं खिल सकते। माधुरी की कहानी भी कुछ ऐसी थी। उसने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए। उसने अपनी नौकरी का फायदा उठाकर रिश्वत ली और उस काली कमाई से उस उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी जो मृग छाया के अलावा और कुछ नहीं निकला, जिसने उसके बेटे को भी अनाथ बना दिया। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को
सीख हम सबको। जय हिंद। इंसान का खून से रिश्ता महज जिस्मानी नहीं, बड़ा संगीन सा है। कभी कभी तो लोग कतरे कतरे के लिए तरस जाते हैं और कभी पानी की तरह बह जाता है। भागलपुर साल 2015। शहर की सतह पर तो सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन शहर के जिस्म में कहीं एक बीमारी महामारी का रूप ले रही थी। खून पानी की तरह बहने को था और ताक पर थी कई मासूम जिंदगियां। ए पिंटुआ, कहाँ गए थे सुबह सुबह? स्कूल नहीं जाना का? कहीं नहीं जाएंगे, आते हम। अच्छा सुन, हम भी निकलते हैं। मिसराइन के घर पोता हुआ है, हमको जल्दी बुलाई हैं आज। ये 10 रुपया रख और नाश्ता कर लेना। स्कूल से आके इधर उधर डोलना नहीं, सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाना। हम थोड़ी ना डोलते। एक बात मन में खोस लो बेटा, तुमको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। पेट काट काट के तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं ये हम ही जानते हैं। अच्छा अब हम जाते हैं, तुम स्कूल चले जाना। जो लाइफ होता है ना वो क्रिकेट की तरह होता है। बढ़िया बैटिंग करो जमा के और चौवा छक्का मारो और गेट आउट हो जाओ, बुझे? लो ऑफ स्पेल, अंदर जाते ही इंसान क्लीन बोल्ड। क्या देख रहे हो? तगड़ा है एकदम, रख लो। लाओ अरे का रे ऑलराउंडर, आज विकेट काहे उखड़ा है तुमरा? आओ यहाँ आओ भाई, क्या हुआ? बकाया है अभी, पिछला भी बकाया है। क्यों? तीसरा घंटा बज चुका है और तीसरा पीरियड भी चल रहा है। अरे इतनी देर से कहाँ है? घर ही पे रह जाते ना। अबे तू चौकीदार है कि थानेदार है बे? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा अभी होटल में। कहाँ है बेकल हो रहे हो? कस्टमर का है? कस्टमर? अब तो होटलें बंद होने वाला है। क्यों? भोरे भोर कांड हुआ है। क्या कांड? पूरे शहर में खबर है, भैया जी पे चाकू से हमला हुआ है, गोद गोद के मारे हैं। तो अब खत्म? नहीं, अभी आईसीयू में है। हेलो, का भैया जी डेथ कर गए? एक मुस्कुराहट हंसी का सबब हो ये जरूरी नहीं। कहीं कोई खून से सना एक छुरा धो रहा था, कहीं किसी की मौत की खबर मिली थी, तो फिर मुस्कुराहट आने की वजह क्या थी? एक बेहद गरीब परिवार का बच्चा, मेहनत मशक्कत करती एक माँ, ड्रग्स की लत और होटल में दोपहर की नौकरी। एक अनकही कड़ी थी इस कहानी में जो किसी भयानक परिणाम की ओर इशारा कर रही थी। कुछ अनकहा था जो पिंटू की जिंदगी में गुजरा था। होटल के मालिक की मौत, छुरे से धुलता लहू और पिंटू की संदिग्ध मुस्कुराहट। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन सब में? कौन मार डाला रे? किसने दुश्मनी निकाली है? भगवान
आपके कौन थे? सर ये मेरे बड़े भाई सकनी राय। सर मेरा नाम अवनी राय है। आपके भैया होटल क्या करने गए थे इतनी सुबह? सर वैसे तो सुबह होटल 9 बजे खुलता था, लेकिन सुबह कुछ चीजें आती थी जैसे सब्जी, दूध, चीनी, ये उतरवाने के लिए। आपके भैया रोज जाते थे होटल इतनी सुबह? इस बात की जानकारी और किस किस के पास थी? सर घर के लोग जानते थे और होटल के स्टाफ। साहब सुबह कहाँ थे आप? सब 8 बजे हमारा ड्यूटी लगता है और जब ये कांड हुआ हम अपने घर पे थे साहब। घर कहाँ है? कचहरी चौक में। अटैक होते हुए किसी ने देखा था क्या? कौन था, कैसा दिखता था? साहब हम तो अपने घर पर थे सर, पर सर सब्जी वाला जब सब्जी लेकर बाहर आया तो भैया जी को किसी ने चाकू से गोद दिया सर। और तू? हम तो इधर ही रहते हैं, आदमपुर बस्ती। सुबह कहाँ था? स्कूल सर, विद्या निकेतन। मॉर्निंग 6 to 1 स्कूल, फिर 2 बजे इधर पार्ट टाइम। ये तो कोई टीनेजर लगता है। हाँ सर। इसके हाथ पे फोकस करो, कुछ पहना है लगता है। आज तो तीसरे पीरियड में आया था। क्या हुआ, सर्दी हो गया है? हाँ। अरे खा काहे नहीं रहा है तुम? भूखे ही नहीं है। शकल देख अपनी। होटल गया था, कुछ खाया होगा वहीं। होटल बंद हो गया और सकनी राय डेथ कर गए। कब? आज शाम में खबर आया, छुरा मारा कोई गोद गोद के। हे भगवान, ये कौन आ गया? पिंटू कहाँ है? साहब आप कहाँ है पिंटू? देखो अंदर, तलाशी लो सब। क्या बात है साहब? पता चल जाएगा। रुक, चल चल चल। साहब पिंटू। सब पिंटू हमरा बेटा है साहब। का हुआ साहब? होटल मालिक का खून किया है। लेके चलो इसको। साहब ये खून नहीं कर सकता साहब। पिंटू खून नहीं कर सकता साहब। पिंटू नहीं कर सकता साहब खून। चल बैठ। साहब चल। साहब हमारा बेटा पिंटू नहीं कर सकता खून साहब। सर ये बाल विकास अधिकारी हैं, अब हम पूछताछ कर सकते हैं। बैठिए। सर वो हमारे साथ बहुत बदसलूकी करता था। कैसी बदसलूकी? बहुत काम कर रहा है। लगता है जवानी के बुखार अभी चढ़ा नहीं। हमरा सैलरी? कौन बात का सैलरी? इतना बर्बादी किए हो तुम। क्या बर्बादी? आपका हिसाब दे तुमको। कितना चम्मच गायब है, गिलास कटोरी गायब है। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? और जो ढेर गिलास तोड़े हो, बोलो तोड़े हो कि नहीं? बात करते हैं। खाना खाए हो? नहीं भैया जी। जाओ खाओ। जी भैया जी।
अरे सैलरी कोई चिंता की बात थोड़े है। थोड़ा टाइम बिताओ हमारे साथ, थोड़ा मौज मजा करो, है? चिंता ना करो, 4 गुना सैलरी देंगे, 4 गुना। कितना जानते हो? 4 गुना सैलरी है। थोड़ा मौज मजा करो, है? तुम कोई नशा वशा करते हो क्या? हाँ? नहीं। डॉक्टर को बुलाओ। अरे चोर है साला, गल्ला से पैसा चुरा रहा था, सपरी भैया ने टोका तो छुरा से वार कर दिया। बकवास बंद कीजिए। आपके सकनी भैया के दूध के धुले हुए नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं सर? होटल किसके नाम है? भैया के नाम से सर। यूं तो बचपन से किशोर अवस्था की दूरी कई सालों की होती है, लेकिन कभी कभी बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि ये फासला बच्चा चंद सालों में नहीं, चंद रोज में तय कर लेता है। पिंटू क्रोध और आवेश में वो कर बैठा जिसकी उम्मीद बड़ों से भी मुश्किल से की जाती है। वैसे कई अरसे से पिंटू ड्रग्स की भयानक लत का शिकार था, इसलिए पुलिस ने उसे सबसे पहले ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया। क्योंकि पिंटू नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसके गुनाह के लिए उसे 3 महीने बाल सुधार गृह में भेज दिया। उसका कानून को अपने हाथ में लेना, अपनी माँ के साथ अपनी समस्या का जिक्र ना करना, कहीं ना कहीं एक अराजक एंटी सोशल मानसिकता की ओर भी संकेत करता है। ड्रग्स की लत इसमें एक बहुत बड़ी वजह थी। भागलपुर शहर में एकाएक ड्रग्स का खेल नवयुवकों में रहस्यमय तरीके से बढ़ रहा था। अरे तुम पिंटुआ को देखे हो का? उसको तो पुलिस धर ली। क्या बात कर रहे हो? काहे बे? तो उसने होटल वाले का मर्डर कर दिया। अरे बाप रे, उस साला 1.5 पसली मर्डर कर दिया। क्या बात कर रहे हो? एक पुड़िया दो। ये ले तू रख और आधा हम रखते हैं। चल हम निकलते हैं, शाम को मिल। हाँ अरे कहाँ बाजी? निकल बाहर, निकल। निकल, सूरदा था तू, अंधा है, निकल। क्या कर रहा है? गाड़ी में बैठ कर भौंकत मत मार, हमने टाइगर का अंजर पंजर कर दिया। निकल। रुक। लड़का ये दादागिरी कर रहा है। फांसी देख रही हो तुम? हम कह रहे हैं आपको क्या जरूरत पड़ी है उसके मुंह लगने की? चलो उसको देखो ना क्या कर रहा है। जल्दी पहुंचो, कांड हो गया है टंकी वाला गली में। मिलो फिर बताते हैं आके। अरे काहे मारे उसको? वो बच्चा था। बच्चा था? वो तुमको बच्चा नजर आ रहा था? अरे गेट खोल के कॉलर पकड़ के खींच के मारने वाला था वो। अरे कितने तेज मारे हैं उसको, है? और ये भी कितनी तेज मारा है। तुम चुप करो, बैठो।
तो शंभूगंज में किसी जोड़ीदार को लेके आया है। अच्छा, तो एक डोज और देना पड़ेगा इन लोगों को। ये एक बित्ता का लौंडा लोग हैं, पीछे डोज दिए तो तुमको समझ में नहीं आया, पेट नहीं भरा, बुसगिरी हो गया तुमको। क्या समझता है तू अपने आप को? ए ड्राइवर साहब, 1 से 2 नहीं, 21 ऐसे। क्यों बाबू, बिजली उड़ गया? बहुत अकड़ रही, पेट पानी हो गया। देखो छोटा मोटा घटना होते रहता है बेटा, अब तुम्हारा सारा भरपाई कर देंगे और ऊपर से भी पैसा दे देंगे बेटा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखते हो का? मर्डर भी रोज होता है ऐसे। देखा रुक डब्लू, देखा उठ जा, देखा हट हट। दुनिया में आधी से ज्यादा समस्याओं की वजह है संयम की कमी, गुस्सा, क्रोध, एंगर। आए दिन गुस्से के भयानक परिणाम हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। भागलपुर की एक सड़क पर भागती गाड़ी का साइकिल से टकरा जाना एक मामूली घटना थी, लेकिन गुस्से का पारा चढ़ा और एक मामूली घटना भयानक दुर्घटना में तब्दील हो गई। गुस्सा सिर्फ एक तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से था। किसी ने संयम नहीं दिखाया। एक बार फिर ड्रग्स की भूमिका देखने को मिली। एक बार फिर ड्रग्स के खतरनाक नशे में जकड़े बच्चे हत्या की हद पार कर गए। क्या हो रहा था इस शहर में? क्या हो गया था यहाँ के बच्चों को कि किसी की जान लेना समस्या का समाधान बन गया था? खून बहाना उनके लिए आसान हो गया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखे थे ना? है पॉन्टिंगवा को जो बॉल फेंका था भज्जी, तो उड़ गया उसका धज्जी। ये आ गए तीसरा और चौथा। अरे अभी आ गए हैं? कंट्रोल करो, सब देख रहे हैं। क्या बात है बच्चा लोग, बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है तुम लोगों का। ऑल आउट पर नो लॉस हो गया का? बढ़िया। चल रहे। फोकट का नहीं ना है ये सब, कल पैसा देना होगा, बुझे? चलो जाओ यार। इमोशनल होने से नहीं ना चलता है। लास्ट वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ इमोशनल हुआ था, नतीजा अगली बॉल पे छक्का। ड्राइवर भी नहीं बचा, गोली लंग्स को पंक्चर करके निकल गई। एक्सेसिव ब्लीडिंग। भूषण जी प्लीज संभालिए अपने आप, संभालिए। कहाँ संभाले और कहाँ नहीं संभाले। सर, हम अपना वाइफ के साथ गाड़ी में जा रहे थे, एकदम से एक बच्चा साइकिल से हमारा गाड़ी से टकरा गया और गाली गलौज करने लगा, मार पीट पर उतारू हो गया। हमारा ड्राइवर सिकंदर को गाड़ी से खींचकर मारने लगा। फिर हम लोग उसको मारने के लिए दौड़े। अब हमको क्या पता था साहब के बाद भी वो लड़का अपना एगो दोस्त को लेके आएगा, साथ में कट्टे भी रखेगा। वो लड़का लोग का उम्र में ज्यादा नहीं था साहब, 14-15 साल का उम्र रहा हो। अब खाना पर तो स्कूल का बैग भी था। और स्कूल यूनिफॉर्म? नहीं साहब, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था। कुछ देखा किस तरफ भागा वो? वो लोग निर्जन हाट की तरफ भागा था और उसमें से तो एगो लौट के भी आया था। लौटा किस लिए था? हम अपने वाइफ को जियाने का कोशिश कर रहे थे। उतने एगो लड़का आया, हमारा वाइफ का गला में से चेन पकड़ से तो सब खींच। ड्रग्स विवेक और बुद्धि दोनों का नाश कर देता है। छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा कि किसी की हत्या कर दे।
ये आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। अलावा इसके मरती हुई औरत के गले से बेरहमी से नेकलेस उतारकर फरार हो जाना इस बात का प्रमाण था कि इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है और उसकी जगह ले ली है आपराधिक सोच ने। क्यों थे ये बच्चे ऐसे? क्या बैकग्राउंड था इनका? किस परवरिश, किसकी सोबत का नतीजा था ये? गौर करने वाली बात है कि ये बच्चे ड्रग्स की जबरदस्त लत के शिकार थे। अब पुलिस इनकी तलाश में थी और इनके माँ बाप इस हादसे से अनजान। लास्ट में तुम काय खींच लिए? फ्यूचर का सोच के चलते हम पहले से। और लक्ष्मण कंटा में इमोशनल काय हो गए थे? छोड़ ना, थोड़ा टेंशन ही आ गए थे। टेंशन ही नहीं, नर्वस आ गए थे तुम। हाँ, 2 गोली हमसे ऐसे ही चल गई। दे पुड़िया दे, पुड़िया दे। क्या बात है? कहाँ चल रहा इधर? कहाँ थे तुम? ट्यूशन गए थे। हेड मास्टर साहब से बात हुआ था हमारा। आजकल अटेंडेंस शॉर्ट चल रहा है स्कूल में तुम्हारा। हेडमास्टर का होगा, हमारा तो ठीक है। अरे मारेंगे ना, क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। चल लवलू, फादर पे फिर से लेक्चर बाजी का भूत चढ़ गया। चल। क्या हुआ जी? पूछा तुमसे? एग्जामिनेशन नहीं है, जो हर बात का आंसर देंगे आपको। कहे रे, हमेशा अपने पापा से ऐसे काहे बात करता है? हाँ? मारेंगे ना, दिमाग से ये जाएगा। क्या छिपाए थे वहाँ पे? सब देखे हैं। कुछ नहीं है। क्या छिपाया है? पापा, अरे क्या कर रहे हैं ये? पापा, 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 अरे दीजिए मैं। दीजिए। अरे क्या हो रहा है? दीजिए मैं। अरे तुम्हारे ये तो वार्निंग तुमको हुआ? वार्निंग देने वाले आप कौन होते हैं? ये थाना कचहरी नहीं है, घर है। दीजिए मैं। पुलिस में फोन हम ही लगाएंगे। दीजिए मैं। ये बताओ, ये जहर देता तुमको? दीजिए पहले हमें। अरे क्या कर रहे हैं बाबा? ये कहाँ पुलिस को फोन कर रहे हैं? दीजिए मैं। तू क्या कर रहा है? अरे देखिए, आपको हमरा कसम है, पुलिस को फोन मत कीजिएगा। देखिए हमरा कसम, आपको ये क्या कर रहे हो बेटा? बेटा काहे ऐसा? देखो बेटा, नशाखोरी अच्छा बात नहीं होता। काहे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है बेटा? ऐसे देखो, हम तो आगे हाथ जोड़ते हैं। दीजिए हमको। काहे करता है तू? मर जाएगा तुम्हें। मरने दीजिए हमको, क्रियाकर्म कर दीजिएगा हमारा, और वो भी ना हो सके तो हमारी लाश को गंगा में फेंक दीजिएगा। चुप बोल रहा है रे, कहाँ मिलेगा रे तुम्हें? ऐसा क्या कर रहा है रे? अरे कहाँ जा रहा है रे? कहाँ? छोड़िए। अरे कहाँ जा रहा है? छोड़िए। पापा हमारा सब छीन लिए। बोले थे ना डब्लू, हम तुमको ये बात काम आएंगे। सुबह मिलो 9 बजे, ठीक है? बहुत भारी आइटम है। तो कहाँ से उड़ाए हो? तुम्हारी मदर से। चोरी का सामान नहीं लेते हम। अरे जो कर रहा है, ये हमारी मदर का है। अब वो गुजर गई, अब ट्यूशन स्कूल का फीस जमा करना है, पैसा नहीं ना है हमारे पास। ठीक है, ये 50,000 का होगा। 26,000 तोला चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा। 50,000 ही से। ठीक है, देखो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। 2 घंटे का समय दो, हम इंतजाम करके देते हैं। चल चल निकलते हैं। चल। बहुत कीमती है, पैसे मिलने चाहिए। तुम्हारी इसकी वजह से हम दुकान छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। चल। हेलो, पैसा निकालो। चल खड़ा हो जा बेटा, चल खड़ा हो जा। चल 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 उठ। सब बेच रहे थे, हमारी मदर का है। ट्यूशन स्कूल फीस जमा करना है। पहले थाना चल के ही बताओ कि ड्राइवर और औरत का गोली काहे मारा था। इंस्पेक्टर जी समझिए ना, हम बेच रहे थे, मदर का हमारी। सब समझ रहे, चल। माथा घूम गया था सर। ड्राइवर और मालिक हमको बहुत मारे। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? सर ये हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। धर्मवीर का जोड़ी है। मर्डर किए हो तुम लोग? मर्डर समझते हो ना? ड्रग वग लेते हो क्या? नहीं तो सर,
यहाँ कितना चढ़ा हुआ, अंगूठा काला, देव ड्रग लेते हो? कट्टा कहाँ से आया था? सर मेरे चाचा का बेटा बीड़ू भैया का था। और कहाँ है अभी वो? सर वो मुंबई भाग गया 3 साल पहले ही। और उसके पास कहाँ से आया था? कहाँ जाने साहब, घर में कहीं छुपा के रखा था और हम उठा लिए। मनोज और डब्लू की डॉक्टरी जांच से ड्रग एडिक्शन की बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले इन्हें ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए भागलपुर के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाले व्यक्ति लक्ष्मण की भी तलाश की गई, लेकिन वो रातों रात भागलपुर से फरार हो गया। इन बच्चों द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून ने इन्हें बाल सुधार केंद्र के हवाले कर दिया, क्योंकि ये नाबालिग थे। यहां इन्हें 5 महीने रहना था। शहर में निरंतर बढ़ते बाल अपराध को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब ड्रग्स के प्रकोप में हो रहा है। ड्रग्स की बीमारी एक महामारी की तरह पूरे शहर के नवयुवकों पर हावी हो रही थी। कानून की सतर्कता के अलावा यहां जरूरत थी माँ बाप के सतर्क होने की, लेकिन अफसोस कई तो सतर्क नहीं थे और कई अपने लाड प्यार में अंधे हो गए थे। ये घड़ी किसकी है जी? ये मेरे अंकल की है, वो पिछले साल ऑफ हो गए। और क्या खरीदते हैं आप? इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जो कुछ भी है ना, सब खरीदते बेचते हैं हम। गाड़ी भी खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना में? 5,000 से लेके 5 लाख तक का। अच्छा चलो छोड़ो, ये घड़ी का कितना हुआ? ये लो। 4,000 की घड़ी का सिर्फ 300? लेना है तो लो, वरना 1 2 3 हो जाओ। चलो। और सुनो, गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, अगर कुछ होगा तो लेके आना। जाओ। अरे सुनते हो? अरे घर ही नहीं मिल रहा है। अरे यहीं रखे थे तो यहीं होगा, एक ही तो कमरा है। होटल मालिक दिवाली पे गिफ्ट दिए थे, अब बोले थे कि 4,000 का है, संभाल के पहनिएगा। अरे सुनो। हाँ? पिछले हफ्ते तुम्हारा चांदी का पायल खो गया था ना? अब बार बार उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, एक बार गलती हो गई तो क्या आप बार बार उसको मारेंगे, डांटेंगे? का रे, अब की बार का बेचा तू है? कुछ नहीं भैया। बता ना, अब बता ना। पूरे भैया। घड़ी कहाँ है? अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? कौन घड़ी? क्यों मारते रहते हैं इसको? जब देखो तब मारते रहते हैं आप। मारे काहे नहीं? घड़ी बेच दिया है। अरे हम कोनो घड़ी नहीं बेचे। ए मम्मी, ये पापा क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा बोरा गए हैं, जब देखो तब बस होटल की गाड़ी चलाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, घर में थानेदारी करते हैं। मम्मी का पायल बेच दिया है तू? क्या करता है पैसे का? बीड़ी तंबाकू पीता है का? देख लेंगे ना तो चाल खींच लेंगे। क्या कर रहे हैं? जब देखो तब उस पे कुछ खाया तो कितना सूख गया है। चल चल कुछ खा ले। चल हो गया लाड़ प्यार। ये ले चाबी, जा जाके गाड़ी साफ कर दे। 10 मिनट में निकल लेंगे। अरे पहले कुछ खा ले। अरे हमें भूखा ही नहीं है। अरे हमको आपका ये तरीका पसंद नहीं है। अरे नौकर नहीं है, हमारा बच्चा है वो। कुछ भी जब देखो तब बोलते ही रहते हैं। अरे कितना फायर काहे हो रही है? ड्राइवर का बेटा है, गाड़ी नहीं पहुंचेगा तो हवाई जहाज पहुंचेगा का? नहीं पहुंचेगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज देख लीजिएगा। गाड़ी घोड़ा सब खरीदते हैं हम, 5,000 से लेके 5 लाख तक का, अगर कुछ होगा तो लेके आना। क्या कर रहा है? रुक 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 रुक, क्या कर रहा
निकल। माथा खराब हो गया है का तेरा? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं? अरे दिमाग खराब हो गया, गाड़ी चला रहा था। कहाँ गोली? अरे माँ हम वो बस देख रहे थे। होटल की गाड़ी है बाबू, डेंट पड़ जाएगा ना, कच्चा बनियान बिक जाएगा, कभी नहीं चुका पाएंगे। ले जा इलाज करा इसका। चल 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 गए। गोली गोली क्या हुआ तुमको? कितना पसीना तुम्हें क्यों हो रहा है? गोली कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं हुआ माते। खाना खा ले गोली। हमको भूख नहीं लगी। गोली उधारी खाता दे दे के ना हम पगला गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वसूली करे या माल बेचे। बोलो है? अब नहीं मिलेगा माल। चलो निकलो। कहा बेटा हंसी आ रही है? विकेट कीपर से अगर बॉलिंग करवाओगे ना तो टीम हारबे करेगी। भैया जी एक ऊपर दे दीजिए ना भैया जी। देखो एक और आ गया विकेट कीपर। बेटा बहुत उधारी हो गया तुम्हारा, अब नहीं मिलेगा माल। चलो जाओ जाओ चलो। भैया जी लेकिन हमारी हालत बहुत खराब हो रही है भैया जी। हम आपके हाथ पकड़ते हैं, हमें पाँव पकड़ते। भैया जी दे दीजिए हमें। भैया जी भैया जी रहना बेटा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। भैया जी भैया जी। एक तरफ सरल सहज मासूम बचपन और दूसरी तरफ ड्रग्स के जाल में फंसा बचपन। कल्पना कीजिए क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पर। गोली की ये लत आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। और अचरज की बात तो ये थी कि घर के बड़े अब तक इस बात से अनजान थे। भागलपुर में ड्रग्स की समस्या घुन की तरह फैल रही थी, खासकर वहां के बच्चों में। गोली बेटा, अरे रुक जा बेटा, अरे गोली कहाँ जा रहा है? मुन्नी अरे हमारा माथा खराब हो गया। क्या करें? मेरी मुन्नी मार के बाहर निकल निकल बाहर। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा है वो हमारा। मेरी मुन्नी का मना करते थे कि कितना लाड़ प्यार, देख लो लाड़ प्यार का नतीजा। लेके चलो बैठा उसको गाड़ी में, लेके चलो इसको। साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। साहब छोटा है, गलती हो गई। साहब मरने चाहिए। साहब माफ कर दीजिए, साहब छोड़ दीजिए साहब। गोली को ड्रग्स की लत थी, घर की चीजें बेचकर ड्रग्स खरीदने की बुरी आदत थी। माँ बाप इस बात से अवगत थे, लेकिन माँ का प्यार अंधा था। नतीजा एक नहीं दो जिंदगियां तबाह हो गईं। गोली नाबालिग था, इसलिए कानून उसे कोई कठोर सजा नहीं दे सकता था। 5 महीने सुधार केंद्र में जाना एक बच्चे को कितना सुधारता। 4 बच्चे, 3 वारदातें और 4 मौतें, सब ड्रग्स के शिकार। यह अंत था या शुरुआत? क्या हो रहा था इस शहर में?
हत्याओं और दुर्घटनाओं का खूनी खेल अभी रुका नहीं था और ये सिलसिला भी रुकने वाला भी नहीं था। यूं देखा जाए तो भागलपुर में हो रही ड्रग्स की हर घटना अपने आप में अलग अलग थी, लेकिन इन्हें चलाने वाला एक ही आदमी था, लक्ष्मण। एक बात और सभी घटनाओं को जोड़ रही थी, अब तक सामने आए केसेस सिर्फ ड्रग्स के नहीं थे, बल्कि हर केस में ड्रग्स के साथ साथ हत्या, दुर्घटना और अपराध का मंजर भी सामने आया था। हर केस में मौत का एक भयानक चेहरा देखने को मिला था। 4 लोगों की और उनके परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। बहुत से अनसुलझे सवाल सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। क्या यह पूरा मामला सिर्फ ड्रग्स का था या कुछ और भी था? क्या लक्ष्मण इन सब में अकेला था या कोई और भी था उसके साथ? ड्रग्स की राह पर चल पड़े इन बच्चों का रास्ता कहां जाता था? क्या ये रास्ते बहुत जल्द एक होने को थे? 4 अलग अलग जगहों का धमाका क्या एक महाविस्फोट में तब्दील होने को था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।